एवरीवन, लक्ष्मी बिल्डिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली दोनों लोग अच्छी ही होगी। ठीक है, आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि लास्ट ईयर क्या सिलेबस था, इस साल क्या सिलेबस है, कुछ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास 4 बुक्स हैं। टोटल जो बुक्स हैं आपके पास, टोटल आपके पास बुक्स है वो 4 बुक्स है। कौन कौन सी है? हिस्ट्री, पोल, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री में आपको कौन सा सिलेबस आने वाला है, कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपका जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कहाँ के बारे में पढ़ोगे? नेशनलिज्म। ठीक है, यहाँ का देखोगे। देखो, तो पहला चैप्टर आपका ये है कि नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप लोग चैप्टर नंबर, जब क्लास 9th में थे तो आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था। क्लास में हमारे पास क्या टॉपिक है? नेशनलिज्म पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब किसी कंट्री में ये फीलिंग आ जाए कि हमें क्या होना है, इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। पूरा आएगा, इसमें से आपको कोई भी टॉपिक नहीं कट होगा। ठीक है, पूरा पढ़ना है। जैसे कि अभी हम लोग जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग देखोगे कि कुछ ना कुछ कट होगा, बट इस चैप्टर में आपको कुछ भी कट नहीं हुआ है। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से टॉपिक जो है जो आपके बोर्ड में आएंगे सिर्फ। तो कौन कौन से टॉपिक्स है? 1 to 1.3। तो आप लोग बुक में मार्क कर लेना कि 1 to 1.3, ताकि आपका जो है टॉपिक आने वाला है किसमें? बोर्ड में। पर बाकी जो टॉपिक है वो आपका सिर्फ मिड टर्म में आएगा या तो पीरियोडिक में आ सकता है, बट पूरा टॉपिक नहीं आएगा। तो इस वाले चैप्टर से सिर्फ आपको जितना ही कंटेंट है इतना ही पढ़ना है। कहाँ से? 1 to 1.3। ठीक है, इतना टॉपिक आप लोग अपनी बुक में मार्क कर लेना कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर आपका देखो इसमें आप एक चीज और लिखी है कि चैप्टर में से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब जो बच्चे 10th में है उनको प्रोजेक्ट भी बनाना होता है। तो आपको कौन से चैप्टर से प्रोजेक्ट बनाना है? चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से आप लोग क्या करोगे? प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 जो आपका है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें भी क्या बोला गया है कि ये वाला चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक में आने वाला है। ठीक है, मतलब फाइनल टर्म में आपका वाला चैप्टर नहीं आएगा, तो आपको इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, क्योंकि पीरियोडिक में आएगा तो पीरियोडिक में जब भी आप इसको पढ़ाएंगे उस टाइप तक इसको पढ़ लेना। बाकी ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना, क्योंकि जब बोर्ड में नहीं आएगा तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी आपका चैप्टर पूरा ही आएगा, इसमें से कुछ नहीं कटा है। ठीक है, तो आपका जो मेन चैप्टर है वो कौन कौन सा है? चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 में कुछ टॉपिक्स हैं, एंड देन चैप्टर नंबर 5। ये वाले आपको टॉपिक्स है जो पूरे आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका नहीं आएगा, इसको कट कर देना। प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए ज्यादा है, क्योंकि उनके स्कूल वाले थोड़ा कराते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ पीरियोडिक में देंगे, बट गवर्नमेंट स्कूल में वाला टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आपको इसको नहीं करना है। आगे देखो, ये तो था आपका हिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं आगे। हिस्ट्री के बाद देखो आपका नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, ये ज्योग्राफी में आपको कौन सा टॉपिक आने वाला है? अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी में आपके ये कंटेंट है जो आने वाले हैं। तो पहला आपका टॉपिक कौन सा है? देखो, तो पहला आपका टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा आएगा टॉपिक, इसमें से कुछ भी नहीं कट हुआ है। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी पूरा आएगा, इसको भी पूरा करना है, पूरा रिपीट करना है। ठीक है, फिर देन चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, ये भी आपका आने वाला है। एग्रीकल्चर, ये भी आएगा। आगे के जो चैप्टर्स है ना, ये जो मिनरल्स रिसोर्सेज है, इसमें से मैप आता है आपका। ठीक है, थ्योरी आने के चांसेस कम रहते हैं, मैप आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में थ्योरी और मैप दोनों आएगा। ठीक है, इस टॉपिक्स में से। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 आपका नहीं आएगा, मिड टर्म में आ जाए तो आ जाए, बाकी इस चैप्टर में से ओनली मैप आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैप आएगा, इसमें थ्योरी नहीं आएगा। मतलब इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है? हाईवेज पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इसके बाद आपके एयरपोर्ट्स पूछ लेगा। जैसे कि आपकी दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है। हाईवेज पूछेगा, एनएच पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर में से भी आपका प्रोजेक्ट आ सकता है। कुछ बच्चों को हिस्ट्री से प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कुछ बच्चों को ज्योग्राफी से प्रोजेक्ट मिलेगा, तो जिसको जहां से मिलेगा वो लोग वहां से बना लेना। ठीक है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है कि पॉलिटिकल साइंस में आपका क्या आने वाला है?
तो पॉलिटिकल साइंस में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा का पूरा आएगा, पावर शेयरिंग वाला जो टॉपिक है पूरा आएगा, ठीक है। इसमें से ना बेल्जियम का टॉपिक कट हुआ है ना दूसरा टॉपिक कट हुआ है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है इसको। तो देखो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी आपका पूरा आएगा, ठीक है। इसको भी आपको कट नहीं करना है। फिर चैप्टर नंबर आपका 3, चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, चैप्टर नंबर 3 देखो, क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ। उसके बाद आप लोग देखो चैप्टर नंबर आपका 3 आएगा। चैप्टर नंबर 3 में क्या है आपका, जनरल कास्ट एंड रीजन, ठीक है। जनरल कास्ट एंड रीजन में आपका पूरा आएगा चैप्टर, ये वाला चैप्टर में से भी आपको कुछ भी कट नहीं हुआ है। फिर आपका चैप्टर नंबर, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरा आएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका जो ये वाला टॉपिक है इसमें से आपको कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको सारा ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। मतलब जो आपका सिविक्स का टॉपिक है, सिविक्स में से आप लोग कुछ भी कट मत करना, एक बार सारा का सारा टॉपिक देख लेना, ठीक है। जेंडर कास्ट एंड रीजन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग को बीजेपी के बारे में, कांग्रेस, ठीक है, जो भी आपकी नेशनल पार्टीज हैं, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, ठीक है। दोनों टॉपिक को आपको कवर अप करना है। फिर उसके बाद आपका जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में से आपका केस स्टडी क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन नहीं आता है, तो ज्यादा इस पर फोकस नहीं करोगे, चैप्टर छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है, कि आउटकम्स आने से क्या हुआ, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे, ठीक है, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, इसको आप लोग पढ़ोगे चैप्टर में, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी के बारे में लोगों ने क्या बोला, जिनकी क्या क्या थिंकिंग थी, कुछ लोगों ने इसको अच्छा बताया, कुछ लोगों ने इसको खराब बताया। देन जब अप्लाई किया गया उसके बाद इसे क्या रिजल्ट आए, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से आपका क्या क्या आने वाला है, तो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पूरा आएगा, मनी एंड क्रेडिट, इसमें से आपका प्रोजेक्ट भी पूछता है, ठीक है। देन इसमें से आपको कोई केस स्टडी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में मेन क्या है अपने पास, इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, ये मेन आपको पूछेगा। जैसे कि मनी का मतलब, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन, जब आप बैंक से जाके क्या लेते हो, लोन लेते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लोन लेने के आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल। तो आपको सेक्टर्स के बारे में डीपली पढ़ना है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन से होते हैं, फॉर्मल में कौन से होते हैं। जैसे फॉर्मल में आपके कौन से हो गए, बैंक आ गया, कोऑपरेटिव सेक्टर्स आ गए, ये सब किस में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल में कौन से हो गए, जैसे कि आपके ब्रोकर्स, ठीक है, और जो भी मतलब आपको इंटरेस्ट पे पैसा गिवन करते हैं वो लोग, ठीक है। जो मतलब इसमें क्या रेट फर्क होता है, जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है, आपसे हाई रेट इंटरेस्ट लेता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, आपसे कम इंटरेस्ट पे पैसा देता है। जैसे आप लोग बैंक से जाके पैसा लो तो क्या करेगा, आपको कम रेट पे पैसा गिवन कर देगा, बट क्या होगा, इसका कम रेट पे तो गिवन कर देगा, बट इसका लॉस क्या है, आपको अगर बैंक जब लोन देता है तो इसमें से क्या क्या मतलब आपसे क्या मांगता है, उसके बदले डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना, डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना, एक 2 डॉक्यूमेंट मांगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है ना। तो उसमें में क्या करना पड़ता है उनको, बैंक का प्रोसीजर लंबा होता है बट उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। देन आप लोग अपने रिलेटिव से पैसा लेते हो या किसी से पैसा लेते हो तो वहां पे क्या होता है, बोल सकते, ठीक है। तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। देन इसमें क्या होता है, बैंक में सिक्योरिटी होती है कि आपसे कोई, जैसे अनइनफॉर्मल सेक्टर से आप लोग पैसा लोगे तो वहां पे क्या दिक्कत होती है, इनफॉर्मल सेक्टर से लेने में आपसे वो कैसे भी करके पैसा निकलवा लेगा, बट फॉर्मल सेक्टर में बैंक आपके घर पे आके आपसे मारपीट नहीं करेगी कि हमें पैसा दो, क्योंकि वो लोग अपने पास कोलेट्रल रखते हैं। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे गोल्ड रख लिया या गरे कागज रख लिए, अगर आप पैसा नहीं भी दोगे तो वो क्या कर लेगी, आपने जो सामान रखा उसको अपने पास रख लेगी, इससे तो कुछ करने वाली है ना। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन में से आपका बोर्ड में क्या टॉपिक आएगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड टू ग्लोबलाइजेशन, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज करते हैं, फ्लो लेबर का, कैपिटल का, है ना, और इसके अलावा भी गुड्स का, ये सब चीजें क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, जब एक देश का सामान दूसरे देश में पहुंचाते हैं या सामान पहुंचाना, इंसान को जाना, जब कोई भी चीज होती है तो क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, कोई कंट्री हमारी कंट्री में आती है तो उसमें जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना,
तो वो सब आपको इस चैप्टर में देखना होता है। फिर आपका फोर्थ चैप्टर क्या है, इसमें से भी कुछ नहीं आना, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मल्टीपल असेसमेंट। इसमें से भी आपको मल्टीपल असेसमेंट आ सकता है। मल्टीपल असेसमेंट क्या होता है, जैसे कि चाइनीज टॉयज ऑफ इंडिया है ना, टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, जो चाइनीज टॉयज आते हैं इंडिया में, चाइना के जो टॉयज आते हैं मतलब खिलौने आते हैं, क्या करते हैं हम उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो ज्यादा पसंद करने का रीजन क्या है, चीप है, अच्छा प्रोडक्ट है और चीप मिलता है। पर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे लोगों ने बनाए हैं वो क्या है, महंगे मिलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। उसके बाद क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंडिया में कोई सामान मिल रहा है 5 रुपए का, उसी सामान को कोई कंट्री जाके 50 रुपए बेच रही है, उसको बोलेंगे, ठीक है। हम लोग कितने बेच रहे हैं, 5 रुपए में, उससे कोई कंट्री 50 रुपए में बेच रही है। जैसे कि कोई भी किसी भी चीज की बात करो, इंडिया में जब ओरिजिनेटिव कोई चीज है वो क्या मिलेगी, सस्ती मिलेगी। मगर जब हम इसी चीज को किसी और देश में जाके बेचेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है ना। इसके बाद देखो आगे, ये तो हो गए चैप्टर्स। अब इसके बाद इसका वो दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चैप्टर में कितना आने वाला है, क्या कंटेंट आने वाला है, ये सब पूछा गया है आपसे, ठीक है। जैसे कि आपका फिर चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से क्या पूछा गया है कि, हाँ देखो इधर इधर देखो, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक बार रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो कैसे इंडिपेंडेंट हुई। पहले क्या था, सारी यूरोपीय कंट्री एक ही थी, उनकी कोई अपनी कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, नो फ्लैग, नो कंट्री नेम, कुछ भी नहीं था उनका, किसी भी कंट्री का कोई भी अपना नेम नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, अपनी कंट्री को कैसे बनाया, ठीक है। उसके बाद देखो, एग्जामिन द वेज ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आइडियाज कहाँ से आए नेशनलिज्म के, जैसे इंडिया को था, इंडिया को इंडिपेंडेंट होना था, तो इंडिया के पास नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से आया, गांधी जी बाहर पढ़ने के लिए गए, है ना। ये जो भी लोग इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए गए वो लोग क्या देख कर आए कि बाहर के देश इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो चीज वो लोग बाहर दिख कर उसी चीज को उन्होंने क्या करा, इंडिया में अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, कॉम्प्रिहेंस हाउ द वर्ल्ड वॉर आई वाज टारगेट, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, 2 हुए थे वर्ल्ड वॉर, कब कब हुए थे, 1940 से 1914 से 1918 और 1939 से, ठीक है। 2 वर्ल्ड वॉर हुई अभी तक, 3rd वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर को देखते हैं। फिर इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपका क्या आने वाला है, देखो फिर आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आपका क्या आएगा। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ था, देखो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया था जब इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी 1914 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था मेन कि कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया था, क्योंकि इंडिया से पहले कॉटन का प्रोडक्शन कौन करता था, अमेरिका करता था। कौन करता था, तो जब वॉर हुई तो ब्रिटेन एक साइड हो गया था, और कौन कौन से देश थे, कौन कौन देश थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, 2 थे ना। तो ये लोग क्या थे, अलग अलग थे। एक साइड क्या था ब्रिटेन और एक साइड क्या था अमेरिका। तो जब वॉर चला तो उस टाइम पे तो ब्रिटेन नहीं लेगा ना अमेरिका सामान, तो उस टाइम पे इंडिया से कॉटन जाने लगा, सबको जाने लगा, इंडिया को ही नहीं सबको जाने लगा था, ठीक है। तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ पर कुछ लॉस भी हुआ। क्या लॉस हुआ था, जब भी वॉर होती है इसका क्या लॉस होता है, हम लोगों को प्राइस बढ़ जाता है किसी भी चीज का, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो जितने भी आपके गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, गांधी जी इंडिया का उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, खिलाफत मूवमेंट चलाया था, ठीक है। ये यहाँ पे देखो मूवमेंट कौन कौन से, चंपारण चला दिया था, उसके बाद फिर आपका खेड़ा, अहमदाबाद मूवमेंट, तो ये सब आप लोग इस चैप्टर में देखोगे। उसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 आप लोग देखोगे। चैप्टर 3 में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड में आप लोग ये पढ़ोगे कि मतलब एक तरीके से इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी एरियाज कैसे चेंज होगा धीरे धीरे। हर किसी कंट्री का क्या चेंज होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट चेंज हो गया, पॉलिटिकल पार्टी, है ना, पॉलिटिकल, जैसे किसी कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई, किसी कंट्री में राजा का शासन नहीं रहा, हर कंट्री का क्या रहा, अलग अलग सिस्टम रहा। उसके बाद आप लोग देखो, हाँ उसके बाद देखो आप लोग पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर। फिर इसके बाद आप देखो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4
एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आपका नहीं आना है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन प्रिंट एंड कल्चर, प्रिंट एंड कल्चर में टॉपिक है एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रिंट कहाँ से आया, आप लोग आज बुक पढ़ते हो ना, ये आई कहाँ से थी, ठीक है, तो कहाँ से आई थी, चाइना से। चाइना, देखो कुछ लोग चाइना से पढ़कर आए, चाइना जैसे कि इटली में और चाइना में दो जगह प्रिंट कल्चर आया था, ठीक है। तो इन लोगों ने प्रिंट एंड कल्चर को कैसे डेवलप करा, प्रिंट कल्चर क्या होता है, बुक को पब्लिश करना, प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद देखो देन आपका ये तो आपका हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद आप लोग ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी अभी नहीं, पहले पॉलिटिकल देख लेते हैं। पॉलिटिकल में आपका पावर शेयरिंग हो गया, पूरा ही आना है। फेडरलिज्म में पूरा आएगा, जेंडर कास्ट एंड रीजन भी पूरा आएगा। इसके अंदर टॉपिक्स हैं, पर ये जो चैप्टर्स पूरे आने इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसको लो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देन फिर आपका पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज आपका पूरा आएगा, ठीक है, उसमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते। देन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये तो था आपका यहाँ पे पॉलिटिक्स खत्म, पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया। देन उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या आना है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा आएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फिर आप उसके बाद वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स भी पूरा आना है, इसमें से कुछ कट नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पूरा आएगा, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। ये सब में आपको क्या है ना कि इसमें आपको सब कुछ डायरेक्ट उसमें दिया हुआ है पूरा का पूरा, कि आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक डीपली डीपली गिवन कर रखा है, ठीक है। फिर आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी पूरा है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ आपको दो ही टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उसी को पढ़ना है बस, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स, उसी को आपको देखना है बस। देन फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क है, कंज्यूमर राइट्स। देखो कंज्यूमर राइट्स का एक चैप्टर है, उसमें से आपका सिर्फ प्रोजेक्ट आएगा, तो इसको आपको सिर्फ प्रोजेक्ट को देखना है। देन इसके बाद आपका मैप का टॉपिक आएगा कि मैप में से आपको कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है और कहाँ से आएगा मैप का टॉपिक, ठीक है। अब देखो मैप में क्या है आपका, ठीक है। मैप देखो आपके 2-3 मैप आने वाले हैं। देखो हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप आता है और ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप आता है, ठीक है। ज्योग्राफी से 2 नंबर का मैप आएगा। एक तो आएगा यहाँ से, कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था, कांग्रेस के 3 सेशन हुए थे, कहाँ कहाँ पे हुए थे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले भी है, क्लास 12th के दोनों के लिए है। कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे, 3। कहाँ कहाँ पे हुए थे, पहला सेशन इसका कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में, दूसरा कहाँ पे हुआ था, नागपुर में, और तीसरा कब हुआ था, 1927 में मद्रास में हुआ था। कोई ये पूछेगा मैप में आएगा, थोड़ी नहीं आएगा, मैप में पूछेगा, एमसीक्यू में मैप आएगा, मैप में कोई कंटेंट दे देगा, आपसे पूछ लेगा। देन इसके बाद क्या है, सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी ने 3 मूवमेंट चलाए थे, कौन कौन से, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद। ये कहाँ पे हुआ था, खेड़ा कहाँ पे है, चंपारण कहाँ पे है और अहमदाबाद कहाँ पे है, ये दोनों तो कहाँ पे है, गुजरात में, और ये कहाँ है, बिहार में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जलियांवाला बाग कांड, ये आपका पंजाब में हुआ था। देन दांडी मार्च भी कहाँ पे निकाला गया था, गुजरात में निकाला गया था, साबरमती आश्रम से निकाला गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में से आपको कौन कौन सा मैप आने वाला है। तो पहले आप लोग देखो वाटर रिसोर्स में गिवन करा हुआ है, क्या कौन कौन से लेबलिंग है, सलाल, बांकरनागल डैम, ठीक है, टेहरी डैम, ये सब डैम है जो आपसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखो सरदार सरोवर डैम, हीराकुद डैम, नागार्जुन डैम एंड तुंगभद्रा डैम, ये कौन से स्टेट में है, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कहाँ पे है, कौन सा स्टेट में है उसको लेबल करो। देन उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में से मैप नहीं आता है, ज्यादा इसको नहीं देखना है, टॉपिक गिवन है बट मैप यहाँ से नहीं पूछता आपसे। मिलियंस में से पूछेगा, कोई भी एक आयरन उसमें से पूछ ले, कोई सा भी आयरन फील्ड में से पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आयरन फील्ड में से पूछेगा। देन उसके बाद आपका ऑयल फील्ड पूछ सकता है, लोकेट पूछ सकता है, लेबल, ठीक है। न्यूक्लियस वगैरह पूछ सकता है, कहाँ पे बनता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूछ सकता है कि कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है, मुंबई की कहाँ पे है, ठीक है। देन लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखो यहाँ पे मेजर सी पोर्ट्स हैं, कौन कौन से पोर्ट्स है, कांडला, मुंबई, मारगांव, न्यू मैंगलोर, मैंगलोर, कोच्चि, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराडीप एंड हल्दिया, ठीक है। ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में है, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, अमृतसर, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, पंजाब में,
दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में कौन सा है? छत्रपति शिवाजी। चेन्नई में कौन सा है? मीनाबक्कम। कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हैदराबाद में कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपको ये नाम गिवन होगा, ये सब गिवन होगा, क्या पता करना पड़ेगा? स्टेट्स। ठीक है, तो ये आज आपका सिलेबस था। ठीक है, सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। ठीक है, यहीं तक हमारा सिलेबस था। देन मैं क्लास 9 का सिलेबस कल अपलोड करूंगी। अगर इसमें कुछ कमी है या कुछ किसी बच्चे का कुछ इसमें और कुछ भी ऐड हो रहा है तो वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।